Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the T.S. Garewal solutions of the chapter Cash Flow Statement. So let's get started from the question number 1. इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो कि नेसेसरी है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जितने भी तरीके की एडजस्टमेंट्स है या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, तो वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आपको ज़रूर देखना है। फिर आपको ये क्वेश्चंस करते हुए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब इतना तो हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जिस चीज़ में एक फर्म बिजनेस कर रही होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो एसेट से रिलेटेड होती हैं, एसेट्स के सेल और परचेज से रिलेटेड होती हैं। और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो लोन वगैरह लेने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को और अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं, राइट। एंड कैश इक्विवेलेंट तो आप लोगों को पता ही है, जो हमने पढ़ा भी था फॉर्मेट में। अब हमें वो बोल रहे हैं कि आपको ये जितनी भी सारी चीज़ें गिवन है, इन सबको आप क्लासीफाई कर दो इन अलग अलग फॉर्म में कि क्या 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 है। तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म में ना आगे आगे लिखते जाएंगे। ऑपरेटिंग के लिए हम ओ लिख देंगे, इन्वेस्टिंग के लिए आई, फाइनेंसिंग के लिए एफ और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम सी लिख लेंगे। सबसे पहला है कैश सेल ऑफ गुड्स। तो स्टूडेंट गुड्स है, गुड्स मतलब जिस चीज़ में वो फर्म डील कर रही है। तो गुड्स तो जहाँ पे भी दिख जाए वो सीधा और सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही जाएगा। तो ये तो चला गया ऑपरेटिंग में। अच्छा, कैश रिसीव अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड। सर्विसेज रेंडर्ड, जो हमने सर्विसेज दी थी उससे हमें कैश रिसीव हुई है। हमें यहाँ पे ये नहीं बताना कि इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो, तो वो अलग चीज़ है। सिर्फ अभी हमें क्लासीफाई करना है। तो सर्विसेज जो हमने दी थी, राइट, हो सकता है ना कि फर्म क्या पता सर्विसेज दे रही हो या वो गुड्स का सेल परचेज कर रही हो। तो जिस भी चीज़ का फर्म बिजनेस कर रही है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो सब ऑपरेटिंग में ही जाता है। तो ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा। कैश परचेज ऑफ गुड्स, ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा। तो कि स्टूडेंट यही तो होता है ना कहीं से एक फर्म गुड्स परचेज करती है, आगे सेल कर देती है, राइट। कहीं जैसे होता है ना कि पूरा का पूरा बना हुआ गुड कहीं से हम परचेज कर लेते हैं, उसको आगे हम सेल कर देते हैं, या फिर कहीं फर्म खुद बनाती भी हैं। तो गुड्स जहाँ दिख जाए वहाँ बिना कुछ देखे हमें ऑपरेटिंग पे चले जाना है। और सर्विसेज रेंडर्ड बता रखा था, तो वो भी ऑपरेटिंग हो गया। कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन। टेकन मतलब हमने सर्विसेज क्या की हैं, पे करी हैं। तो पे करी हैं तो फिर से ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग हो गया। सर्विसेज हमने टेकन, राइट। पेटेंट्स परचेज, अब बात आती है पेटेंट्स की। तो स्टूडेंट पेटेंट्स ना क्या होता है, हमारा एसेट में काउंट होता है। जैसे कि गुडविल होती है तो ये इंटेंजिबल एसेट होता है। तो एसेट तो टेंजिबल हो कि इंटेंजिबल हो, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, तो पेटेंट भी वहीं जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी स्टूडेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं, जो कि हमने पढ़ा भी था फॉर्मेट में। और एडजस्टमेंट्स वाली वीडियो में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। इसमें हम लिख नहीं रहे थे अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो क्या होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही होती हैं। तो अगर ध्यान से देखा होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। सो इट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया है तो एक तरीके से लोन हमने बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट जाके ले लिया है, तो लिया तो लोन ही है। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स हो या इक्विटी शेयर्स हो, तो ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही चले जाते हैं, क्योंकि एसेट तो है नहीं और डिबेंचर्स में तो फर्म डील कर नहीं रही, राइट। परचेज ऑफ शेयर्स, हमने शेयर्स परचेज करे हैं तो वो क्या होगा, शेयर्स परचेज करे हैं तो वो एसेट्स बन जाते हैं फर्म के लिए। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, स्टूडेंट हमने लोन लिया था, अब हम उसको रीपे कर रहे हैं। हो तो कैश का आउटफ्लो रहा है, बट लोन की बात हो रही है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। तो कि ये तो नहीं है ना कि फर्म सिर्फ लोन लेती रहेगी, रीपे नहीं करेगी, बिल्कुल रीपे करेगी। तो रीपे किया है, ठीक है ना। कमीशन रिसीव हुआ है आप लोगों को, तो कमीशन क्या है, हमने कोई ना कोई सर्विसेज दी होंगी तो हमें उस पर कमीशन रिसीव हुआ है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्योंकि देखिए, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो कौन-सा होगा तो खुद सोचिए। देखिए, कमीशन रिसीव इन्वेस्टिंग तो होगा नहीं, एसेट तो है नहीं है, और फाइनेंसिंग में जाएगा नहीं, ना ही इसमें कोई लोन लेने-देने की बात हो रही है। और कमीशन रिसीव हुआ है तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंट से भी रिलेटेड नहीं है, तो कुछ नहीं बचा तो ऑपरेटिंग में जाएगा। अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से समझिए। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फिर बात आ गई जब भी डिबेंचर्स दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे था या इक्विटी शेयर दिख जाएगा, तो वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बन जाता है।
देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अब आपको डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिला, अगेन डिबेंचर्स है तो ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, हमने पहले कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करी, अब हमें उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमारी एसेट होती है, तो एसेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पेड, आपने इनकम टैक्स पे किया है, फर्म अपना बिजनेस चलाने के लिए इनकम टैक्स तो पे करती है, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑफ सेल ऑफ असेट, अब ये एसेट की बात आ गई, डायरेक्टली बता दिया कि एसेट पे हमें गेन हो रहा था, उस पर हमने इनकम टैक्स पे किया है, तो जब भाई एसेट है तो बिना कुछ देखे वो इन्वेस्टिंग का ही पार्ट होगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अब हमें डेटर्स से क्या हुआ है, कैश रिसीव हो गई है। स्टूडेंट्स, हमने अपने गुड्स और सर्विसेज रेंडर की थी, दे दी थी, बट हमने वो सर्विसेज दी थी ना, तो हमने कहा था अब हमें बाद में पैसे दे देना, कोई बात नहीं, तो दी तो अपने ही गुड्स थे। अब हमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने गुड्स दिए हैं कि सर्विसेज, तो जो भी दिया है, फर्म जिस चीज़ में ऑपरेट कर रही थी वही चीज़ दी होगी, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। एंड देन कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स या डेटर्स जो भी हों वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही होते हैं, तो वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज ऑपरेटिंग फॉर अ फाइनेंशियल एंड अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, मतलब ऑपरेटिंग ही क्लासीफाई करना है, बट हमें बताना है कि वो फाइनेंशियल कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या नॉन फाइनेंशियल की है। तो शुरू करते हैं, परचेज ऑफ शेयर्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, स्टूडेंट स्टॉक एक्सचेंज की बात आ गई है, तो भैया ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। उसके बाद डिविडेंड रिसीव हो रहा है आपको शेयर्स के ऊपर, तो अब देखिए ये सब चीज़ें तो फाइनेंस, देखिए नॉन फाइनेंशियल नहीं होगी, ठीक है ना, तो ये सारी फाइनेंशियल का मतलब तो सबको ही पता है, तो ये भी हमारी फाइनेंसिंग फाइनेंशियल ही हो गई। डिविडेंड पे किया शेयर्स पे, ये भी हमारी फाइनेंशियल कंपनी ही है। लोन दिया है, ये भी फाइनेंशियल कंपनी है। लोन लिया है, वो भी फाइनेंशियल कंपनी है। और इंटरेस्ट अगर आपने बोरोविंग पे किया, कोई ना कोई बोरोविंग ली होंगी, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ फाइनेंसिंग कंपनी। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स नहीं होगा स्टूडेंट्स, बट बाकी सारा हमारा फाइनेंशियल कंपनी में ही जाएगा और नॉन फाइनेंशियल में कुछ भी नहीं जाएगा। चलिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो, नो फ्लो, मतलब अभी तक हमने ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग ये सब देखा, अब वो कह रहे हैं भाई ये भी बता दो कि इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब कैश आ रही है और आउटफ्लो मतलब कैश जा रही है। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू दिस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, मतलब कि क्या हुआ, सबसे पहली बात स्टूडेंट सेल दिखी तो रहा है, सेल की है तो पैसा तो आया ही होगा, तो सेल करिए और ऊपर से आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, 1 लाख तो आए, साथ में 10,000 रुपये और आ रहे हैं, तो इट इज़ अ इनफ्लो। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश, फिर उसने बता दिया कि सेल ऑफ गुड करिए और अगेंस्ट कैश, कैश में पैसा आ भी गया आप लोगों के पास, तो इट इज़ ऑल्सो इनफ्लो। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज किया तो पैसा गया होगा, गया है तो इट इज़ आउटफ्लो। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 10 लाख, कंसिडरेशन पेड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जब हम आउटफ्लो या इनफ्लो की बात करते हैं तो हम कैश की बात करते हैं, तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि जो हमें 10 लाख रुपीज़ देने थे ना, हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं, तो कैश तो अभी नहीं गई है ना, सो इट इज़ नो फ्लो, इसमें कोई भी फ्लो नहीं हुआ, इसलिए उसने हमें ऊपर स्पेसिफाई कर दिया था कि बता दो भाई कि इनफ्लो बता रहे हो या आउटफ्लो बता रहे हो या नो फ्लो बता रहे हो, तो इस केस में नो फ्लो हो गया। इशू फुली पेड बोनस शेयर्स, अब यहाँ पे भी हमारी कैश कहीं नहीं गई, सो इट इज़ ऑल्सो नो फ्लो। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अब आपने क्या किया, बैंक में से कैश विड्रॉ करवा ली, अब उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा कि कैश में कम हो गया बैंक में बढ़ गया, या बैंक में बढ़ गया कैश में कम हो गया, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो कंपनी के अंदर ही रहता है, बस एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, राइट। मान लीजिए कंपनी है, उसने कैश निकलवाई और वो बैंक में डलवा दी, तो स्टूडेंट कैश हटी बैंक में चली गई, तो वो फर्म के ही तो एसेट्स में हुआ, तो वो नील इफेक्ट बन जाता है, तो ये नो फ्लो हो गया। देन पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, आपने इंटरिम डिविडेंड की पेमेंट पे कर दी है, तो जब हमने पेमेंट पे किया है तो हमारी कैश चली गई होगी, सो इट इज़ ऑल्सो आउटफ्लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो एंड स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लो, वेदर इट इज़ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, मतलब कि आपको ये भी बताना है कि इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, फिर आपको ना कैलकुलेट भी करना है कि कितना इनफ्लो हो रहा है या कितना आउटफ्लो हो रहा है और कौन सी एक्टिविटी है वो भी बताना है, तीनों चीज़ें एक ही साथ बतानी है। एक्वायर्ड मशीनरी फॉर 2,50,000, पेइंग 20% बाय चेक एंड एग्जीक्यूटिंग द बॉन्ड, तो अभी हमने पीछे देखा था कि डिबेंचर्स इशू कर दो या बॉन्ड इशू कर देना स्टूडेंट, तो वो कैश का आउटफ्लो हुआ नहीं होता, राइट, तो हमने बेसिकली ना 20% हमने पैसा पे कर दिया है, राइट।
मतलब कि हुआ क्या कि वैसे तो 2,50,000 की थी मशीनरी, बट अभी हमारी तरफ से जो कैश का आउटफ्लो हुआ है वो सिर्फ 20% हुआ है। बाकी का हमने बॉन्ड इशू किया है, तो वो आउटफ्लो में नहीं आता। राइट, तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। इट मीन्स अभी हमारा सिर्फ 50,000 का ही आउटफ्लो हुआ है, और हमने मशीनरी परचेज की है, एसेट है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। अब नेक्स्ट में वो क्या बोल रहा है, पे 2,50,000 टू एक्वायर शेयर्स इन इन्फॉर्मा टेक लिमिटेड एंड रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 50,000 आफ्टर एक्यूजिशन। मतलब कि हुआ क्या कि अब हमने क्या किया, इतने पैसे पे किए हैं भाई, पे कर दिए, तो यहीं से समझ आ गया कि हुआ तो आउटफ्लो ही है। अब आपने शेयर्स लिए हैं, तो ये अभी पहले भी आया था, जब शेयर्स होता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है। ठीक है, और कितना गया है स्टूडेंट्स, देखिए आपको, देखो हुआ क्या स्टूडेंट, बेसिकली हमने क्या किया, 2,50,000 हमने पे कर दिए, बट ना हमारे को ना डिविडेंड भी रिसीव हो गया 50,000 का। तो बेसिकली हमारी पॉकेट में से कितनी मनी गई है, अभी सिर्फ 2 लाख ही गई है। हुआ क्या है, आउटफ्लो ही हुआ है, हमने पे किया है, तो कैश तो चली गई है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाते हैं। राइट, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इतनी कैश तो वापस आ ही गई है, तो अगर हम पूरा इफेक्ट निकाल के देखें तो बेसिकली कंपनी में से 2 लाख ही गया है। नेक्स्ट में क्या बोला है, सोल्ड मशीनरी ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 1,60,000 फॉर 60,000। मतलब स्टूडेंट होता क्या है ना, वो आपको क्वेश्चन में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताते हैं, कुछ चीज़ें कम बताते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, तो वो आपको खुद पहचानना है। तो देखिए क्या आता है इसमें, ओरिजिनल कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना कंफ्यूज करने के लिए आपको बता रखा है, उससे आपको लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ इनफ्लो या आउटफ्लो बताना है। तो हमें पता लग गया कि हमने सोल्ड की है, तो हमारे पास 60,000 की कैश आया, जो उन्होंने हमें बता दिया कि सोल्ड फॉर 60,000, बाकी सब भूल जाओ। कैश आया है तो इनफ्लो हुआ होगा, और फिर बात आती है मशीनरी है, एसेट है, तो ये तीनों चीज़ें हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बन गई, और क्या क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ करिश्मा लिमिटेड फॉर 31 मार्च 2021। अब हमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या बताया हुआ है, तो सरप्लस बैलेंस बताया हुआ है इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, और डिविडेंड पेएबल बताया हुआ है, जो कि पिछले साल का है, और सॉरी करंट ईयर का है, पिछले साल का आपको ये बता रखा है। साथ ही साथ आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता रखा है, प्रपोज डिविडेंड पिछले और इस साल दोनों का बता रखा है। पिछले साल का 2020 का 4 लाख है, और 2021 का 5 लाख है। वो हमें बोल रहा है कि आप वर्किंग नोट में हमें बताओ, मतलब एक तरीके से सॉल्व करो, हमें आंसर बताओ कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आएगा। तो स्टूडेंट ये तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था ना, प्रपोज डिविडेंड का हमने अलग से केस लेके भी डिस्कस किया था कि प्रपोज डिविडेंड कहाँ कहाँ पे गिवन होगा, प्रीवियस ईयर वाले का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो वाली वीडियो पहले ज़रूर देखनी है। राइट, तो अब हम सबसे पहले, अब हमें इसमें निकालना है, तो सबसे पहले इसमें क्या आता है स्टूडेंट, जो हमें सरप्लस बता रखा होता है ना, स्टेटमेंट ऑफ P&L से हम सबसे पहले वही लिखते हैं, स्टेटमेंट फ्रॉम P&L अकाउंट। आप वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। राइट, फुल फॉर्म लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो आपको बता रखा है, देखिए 10 लाख माइनस 5 लाख, यही तो होता है ना। तो आप 10 लाख माइनस 5 लाख करेंगे, तो आपके पास 5 लाख का आ गया सरप्लस, है ना। अब हमें इसमें क्या करना है, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला ऐड कर दो, ऐड कर देंगे प्रोपोज्ड डिविडेंड। सारा फॉर्मेट हम डिस्कस कर चुके हैं, बस हमें उसमें से अब निकालना है और यहाँ पे पुट करते जाना है। तो प्रपोज डिविडेंड हमने प्रीवियस ईयर का ले लिया, जो कि हमें बता रखा है 4 लाख का, वो डाल दो, और इन दोनों को ऐड करके आपके पास 9 लाख का अमाउंट आ जाएगा। क्या आया ये हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो कि हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया था ना कि वर्किंग नोट में एक पार्ट बनता है, इसमें हम ये निकालते हैं, तो ये वही है। तो 2 चीज़ें हमें गिवन थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें गिवन थी, उसमें से जिन जिन चीज़ों का हमें यूज़ था वो हमने लिया और निकाल दिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हमें बैलेंस शीट मरकरी लिमिटेड की बता रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल बता रखा है दोनों ईयर का, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बता रखा है। अब मैंने आपसे ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि अगर हमें रेट गिवन होता है तो हमें क्या करना होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड भी हमने डिस्कस किया था, तो ज़रूर देखना। सरप्लस हम लोगों को बता रखा है, अनपेड डिविडेंड बता रखा है, जो अभी तक हमने पे नहीं किया है। साथ ही साथ हमें प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड दोनों सालों का बता रखा है, 1,60,000 एंड 2 लाख, और इंटरिम डिविडेंड 40,000 का हमने इक्विटी शेयर के ऊपर पे किया है, हमें वो भी बता रखा है। वो हमें बोल रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आप निकालो।
अब एक बार ये भी पढ़ लेते हैं कि इन्होंने हमें हिंट में क्या बता रखा है। देखिए, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज पेड बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। मतलब कि डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो पे किया गया है वो इक्विटी शेयर के डिविडेंड को पे करने से पहले पे कर दिया गया है। ठीक है ना। तो देखिए, जो डिविडेंड पेड था 2019 और 20 का इक्विटी शेयर के ऊपर, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये 60,000 के हमें रेट बता रखा है ना, ये 10% का, तो जो ये 60,000 आ रहा है ना, इसको भी हमें ज़रूर ऐड करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सरप्लस बैलेंस लिखा था, अब हम वही लिखेंगे। तो सरप्लस बैलेंस एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के हिसाब से हमें बता रखा है, तो फिर हमें क्या करना है, दोनों ईयर को माइनस कर लीजिए। 7,20,000 में से अगर आप 4 लाख को माइनस करेंगे तो आपके पास 3,20,000 जो है वो आ जाएगा। राइट। उसके बाद हमें उन्होंने क्या बोला हुआ है, इंटरिम डिविडेंड हमें बताया हुआ है 40,000 का, जो कि हमने इक्विटी शेयर्स के ऊपर पे किया है। तो ये आप इसमें देखिए, आपको फॉर्मेट ज़रूर पता होना चाहिए है। अगर आपको वो नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें इंटरिम डिविडेंड ऐड होता है, और मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड एक एक चीज़ का रीज़न भी बताया था कि क्यों इंटरिम डिविडेंड ऐड होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए वो वीडियो। अब इंटरिम डिविडेंड का मैंने क्या रीज़न बताया था, हम इसलिए इसमें ऐड करते हैं जो कि हमने पे कर दिया, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, क्योंकि ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। राइट। तो इंटरिम डिविडेंड हमने कितना पे किया, हमने 40,000 पे किया। हमें बता भी रखा है कि इज वॉज पेड, पहले ईयर में पे हो चुका है, मतलब कि हमने इस ईयर में पहले ही पे कर दिया है। राइट। इसके बाद हमें इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड हमें पे किया हुआ है वो भी बताया हुआ है, तो वो भी 60,000 का, जो 1,60,000 का है। ठीक है ना, जो कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ है वो भी बिल्कुल डालिए। तो डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, राइट। प्रपोज डिविडेंड जो हमें बताया हुआ है ना, वो वाला आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें तो हमेशा ही जो प्रोपोज्ड डिविडेंड आता है वो हम प्रीवियस ईयर वाला लेते हैं, जो कि हमने पे किया है। राइट। तो प्रीवियस ईयर वाला अगर आप लेंगे तो वो 1,60,000 बताया हुआ है, जो कि हमने फॉर्मेट में भी डिस्कस किया था। स्पेसिफिकली वहाँ पे बताया हुआ था कि प्रीवियस ईयर वाला आपको लेना है, तो फॉर्मेट ज़रूर लर्न कीजिए। उसके बाद हमने डिविडेंड जो इक्विटी शेयर के ऊपर पे किया है, जो कि उन्होंने हमें हिंट में भी बता दिया, तो वो भी हम ऐड करेंगे। तो डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। और वो वाला अमाउंट हमारा आया कैसे था, हमने जो ये 6 लाख था ना, उसका हमने 10% किया था, जो रेट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था, तो 60,000 आ गया था। राइट। तो अब आप इनको टोटल करिए तो आपके पास ना 2,60,000 आ जाएगा। तो अब इन दोनों अमाउंट को प्लस कर दीजिए, 5,80,000 आपके पास क्या निकल के आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम ऑफ लीवा लिमिटेड फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट। तो फिर से हमें वही निकालना है, हमें पूरी बैलेंस शीट बता रखी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि बता रखा है एक तरीके से सरप्लस ही है। फिर करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बता रखे हैं। और ये 1Q लिखा होता है, मतलब कि नोट्स टू अकाउंट जो होगा ना, उसमें फर्स्ट नंबर पे आपको ये मिल जाएगा। एसेट्स बता रखे हैं, नॉन करंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि फिक्स्ड एसेट्स हैं, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बताई हुई हैं। करंट एसेट्स का टोटल बताया हुआ है, और स्टूडेंट्स आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट बताया हुआ है। ये भी मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स के प्रीवियस ईयर और करंट ईयर वाले का क्या ट्रीटमेंट होता है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि मोस्ट केसेस में आपको इंटरिम डिविडेंड और प्रोपोज डिविडेंड भी गिवन है क्वेश्चन में, राइट। और प्रोपोज डिविडेंड आपको दोनों ईयर का गिवन होता है, प्रीवियस और करंट दोनों का। और इंटरिम डिविडेंड पेड गिवन होता है, जो कि हमने उस साल में पे किया हो। चलिए फिर, तो सबसे पहले हम फिर से वही करेंगे, सरप्लस बैलेंस लिखेंगे। सरप्लस बैलेंस एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। तो फिर से हम वही करेंगे, 2 लाख में से 1,45,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 55,000 का आ जाएगा। फिर हम वही करेंगे, जो इंटरिम डिविडेंड है वो हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इंटरिम डिविडेंड पेड, तो वो हमें बता रखा है 10,000 का, राइट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो इन केसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो हमें डिविडेंड पेड बता रखा है, राइट, वो भी हमें लेना है ना, प्रोपोज डिविडेंड जो हमें बता रखा है, प्रोपोज्ड डिविडेंड, वो भी ले लीजिए। अब स्टूडेंट प्रोपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का ही लिया जाता है, तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, प्रीवियस ईयर का हमने लिया है 50,000 का, राइट।
उसके बाद गलती भी मत करिएगा इस चीज़ की तो कि आप करंट ईयर की ले लें, राइट? प्रोपोज़ डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का ही लिया जाता है। उसके बाद हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स भी करंट ईयर का, देखिए ये तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोविज़न फॉर टैक्स होता है ना, यहाँ पे करंट ईयर का आता है और उसका रीज़न भी बताया था और प्रीवियस ईयर वाले का क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी बताया था। तो अगर देखिए जिस बच्चे ने वो वीडियो, तो उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ईज़िली क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अब इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो 1,10,000 आ जाएगा और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे आपस में, तो हमारे पास 1,65,000 आ जाएगा, जो कि आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 1 to 7 क्वेश्चन समझ में आए हों और बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के पास आगे के क्वेश्चंस की भी वीडियो लेके आऊँगी और हम जल्दी से जल्दी टर्म 2 का सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। आप बस अपना सपोर्ट दिखाइए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और जल्दी से चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।